गहन चर्चा के इस नए विस्तृत विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बेहद ही दिलचस्प और वैचारिक रूप से समृद्ध दस्तावेज है। जी बिल्कुल, बहुत ही सकारात्मक दस्तावेज है ये। इसका जो शीर्षक है वो है न्यूनतम आवश्यकताएं और सर्वाधिक सुख सुविधाएं। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के मिशन की बात करें तो हम ये खोजने वाले हैं कि कैसे कोई भी समाज अपने हर एक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को पूरी तरह से सुरक्षित करते हुए समाज के प्रतिभाशाली लोगों को पुरस्कृत कर सकता है। बिल्कुल। साथ ही हम इस बात की भी गहराई में जाएंगे कि समय के साथ हमारी जरूरतों की परिभाषा कैसे बदल जाती है और असीमित भौतिक इच्छाओं की इस तेज रफ्तार दुनिया में इंसान को सच्ची और स्थायी संतुष्टि आखिर कहाँ मिल सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्रोत सामग्री सिर्फ अर्थशास्त्र या सिर्फ पैसे या संसाधनों के बंटवारे तक सीमित नहीं है। जी, ये उससे कहीं आगे की बात करती है। देखिए, ये मानव जाति के भविष्य, हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास और यहाँ तक कि इस धरती पर मौजूद जो अन्य जीव जंतु हैं, उनके अधिकारों के बारे में भी। हाँ, उनके अधिकारों के बारे में भी एक बहुत ही व्यापक और ऊर्जावान दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। मतलब ये चर्चा समाज के विकास को एक पूरी तरह से नए चश्मे से देखने का एक शानदार अवसर है। मैं कहूंगी कि ये बहुत ही रोचक होने वाला है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस हिस्से से जो इस दस्तावेज में सबसे पहले ध्यान खींचता है। दस्तावेज की शुरुआत में ही पुरानी व्यवस्थाओं, खासकर साम्यवाद या कहें मार्क्सवाद की ऐतिहासिक विफलताओं का एक बहुत ही सीधा विश्लेषण किया गया है। स्रोत यह तर्क देता है कि मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव ही ऐसा है कि वो दुनिया के आकर्षणों और भौतिक चीजों की तरफ खिंचता है स्वाभाविक रूप से। हाँ, खिंचता है। और साम्यवाद ने इसी स्वभाव को आधार बनाकर सभी को समान संपत्ति देने का एक ऐसा वादा किया जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में पूरी तरह से अव्यवहारिक था। जी। और इसके पीछे का जो तर्क है वो बहुत ही सीधा और गणितीय है। स्रोत के अनुसार इस दुनिया की संपत्ति, यानी हमारे जो भौतिक संसाधन हैं, वे सीमित हैं। सही बात है। चाहे वो जमीन हो, खनिज हो या कोई और संसाधन, उनकी एक सीमा है। इसलिए समाज के हर एक व्यक्ति को बिल्कुल समान मात्रा में संपत्ति बांट देना व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। जी। लेखक ने इसे एक धूर्तता और हवाई बात करार दिया है, जो केवल कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकती थी, लेकिन जमीन पर उतर नहीं सकती थी। बिल्कुल नहीं उतर सकती थी। और इस बात को साबित करने के लिए दस्तावेज में इतिहास के कुछ बहुत ही कड़े और स्याह उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि तथाकथित समानता के आदर्शों को लागू करने के नाम पर स्टालिन के समय में कैसे लाखों बेगुनाह लोगों की जान गई, या कैसे असंख्य लोगों को साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में सिर्फ इसलिए कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया क्योंकि वे व्यवस्था से असहमत थे। जी। इसके अलावा स्रोत में चीन के आंदोलनों का भी जिक्र है, जहां आम जनता द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की मांग करने पर उसे अपराध मानकर कुचल दिया गया। बिल्कुल। यहाँ ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि दस्तावेज का ये हिस्सा या हमारी ये चर्चा किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करने के लिए नहीं है। एकदम सही बात है। हम सिर्फ स्रोत में दिए गए ऐतिहासिक तर्कों और विचारों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी। और ये स्पष्ट करना आवश्यक था। तो जब पूर्ण और जबरन समानता की अवधारणा विफल हो गई, तो फिर विकल्प क्या बचता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम उस पुरानी व्यवस्था में लौट जाएं, जहां कुछ लोग बहुत अमीर हों और बाकी लोग दाने दाने को मोहताज? बिल्कुल नहीं। यहीं पर ये स्रोत प्राउट यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी का एक बहुत ही नया आशावादी और सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत करता है। जी, जिसे हम प्रगतिशील उपयोग सिद्धांत भी कहते हैं। हाँ, इस सिद्धांत का मूल विचार बहुत ही संतुलित है। सभी को समान धन देने के झूठे वादे के बजाय समाज को हर एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पक्की गारंटी देनी चाहिए। मतलब बुनियादी चीजें। बिल्कुल। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा,
ये बुनियादी चीजें हर हाल में सबको मिलनी ही चाहिए। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ सोच रही थी कि अगर हम सिर्फ न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी दे रहे हैं तो समाज के उन लोगों का क्या जो सच में बहुत गुणी है, जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, या जो अपनी विशेष प्रतिभा से समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्या उन्हें भी वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और प्राउड सिद्धांत यहीं पर सबसे अलग नजर आता है। यहीं पर सर्वाधिक सुख सुविधाओं या कहें मैक्सिमम अमेनिटीज का विचार सामने आता है। अच्छा। प्राउड कहता है कि जो लोग अपनी विशेष प्रतिभा, अपनी मेहनत और गुणों से समाज की बेहतर और व्यापक सेवा कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समाज को विशेष सुख सुविधाएं देनी चाहिए। जी। जरा सोचिए, अगर सभी को एक ही तराजू में तौल दिया जाए तो कोई भी गुणी व्यक्ति अपनी अतिरिक्त योग्यता का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित क्यों होगा? ये तो मानव मनोविज्ञान है। बिना किसी प्रोत्साहन के अतिरिक्त मेहनत कोई क्यों करेगा? बिल्कुल। स्रोत इसी संदर्भ में भारत के बुद्धिजीवियों के विदेश पलायन, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण देता है। हाँ, वो बहुत प्रासंगिक उदाहरण है। अगर उन प्रतिभाशाली लोगों को उनके अपने ही देश में अधिकतम सुख सुविधाएं और सही माहौल मिलता तो वे अपना देश छोड़कर क्यों जाते? बिल्कुल नहीं जाते। वे यहीं रुकते और अपनी प्रतिभा से अपने समाज की सेवा करते। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका हो रही है। अगर हम प्रतिभाशाली लोगों को बहुत सारी सुख सुविधाएं दे देंगे और बाकी लोगों को सिर्फ न्यूनतम आवश्यकताएं, तो क्या हम फिर से समाज में वही पुरानी खाई नहीं खोद रहे हैं? अमीर और गरीब के बीच का वही पुराना फासला जो पूंजीवाद में देखने को मिलता है। यही तो इस पूरी विचारधारा की सबसे बड़ी खूबसूरती और इसका प्रगतिशील पहलू है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देकर कहता है कि प्रतिभाशाली लोगों को अतिरिक्त सुख सुविधाएं देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साधारण लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो फिर क्या करना चाहिए? समाज का ये एक अंतहीन प्रयास होना चाहिए कि वो साधारण लोगों के जीवन स्तर और उनकी सुविधाओं को भी लगातार ऊपर उठाता रहे। जी। गुणी और साधारण लोगों के सुख सुविधाओं के बीच एक अंतर जरूर रहेगा ताकि प्रोत्साहन बढ़ा रहे, लेकिन समाज का लक्ष्य इस अंतर को लगातार कम करते रहना होना चाहिए। ये एक बहुत ही ऊर्जावान और कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है जो पूरे समाज को एक साथ आगे ले जाती है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार तय हो गई तो जीवन भर वैसी ही रहेंगी। बिल्कुल। स्रोत बहुत ही सरल तरीके से समझाता है कि हमारी जरूरतें और सुख सुविधाएं समय के साथ लगातार बदलती रहती हैं। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो 80 साल पहले जिसे एक बहुत ही अच्छा और सामान्य जीवन माना जाता था, आज के पैमाने पर वो शायद बहुत ही पिछड़ा हुआ जीवन लगे। एकदम। और इस बदलाव को समझाने के लिए स्रोत में साइकिल और मोटरसाइकिल का जो उदाहरण दिया गया है वो बहुत ही कमाल का है। हाँ, वो उदाहरण इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर देता है। मान लीजिए समाज में एक विशेष गुण संपन्न व्यक्ति है जिसने कोई बड़ा आविष्कार किया है। उसे इनाम के तौर पर मोटरसाइकिल दी जाती है। जी। वहीं एक साधारण व्यक्ति के पास यातायात के लिए साइकिल है। स्रोत के अनुसार उस विशेष समय काल में ये एक संतुलित और न्यायपूर्ण अवस्था है। बिल्कुल। लेकिन समाज और विज्ञान की प्रगति कभी रुकती नहीं है। अगर 10 साल बाद वो प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी और सेवाओं के कारण कार पाने का अधिकारी हो जाता है, तो समाज की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अब साधारण व्यक्ति के लिए भी मोटरसाइकिल की व्यवस्था करे। हाँ। अब साइकिल न्यूनतम आवश्यकता नहीं रह गई, उसका स्तर बढ़कर मोटरसाइकिल तक आ जाना चाहिए। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो न्यूनतम जरूरतों का ये स्तर बढ़ाना सिर्फ लोगों को खुश करने का कोई लोक लुभावन तरीका नहीं है। तो ये क्या है? ये समाज की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर हम समय के साथ न्यूनतम मांगों और सुख सुविधाओं का स्तर नहीं बढ़ाएंगे तो नए उद्योगों का निर्माण कैसे होगा, नई तकनीकी कैसे फैलेगी? सही बात है। अगर समाज का हर व्यक्ति साइकिल पर ही अटका रहेगा तो मोटरसाइकिल उद्योग कभी पनप ही नहीं पाएगा। इसलिए आर्थिक प्रगति का पहिया तभी घूमता है जब समाज के सबसे निचले तबके की न्यूनतम जरूरतें लगातार परिष्कृत होती रहें। इसके कुछ रोजमर्रा के उदाहरण भी स्रोत में हैं जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ते हैं। जैसे स्कूलों में बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना एक न्यूनतम आवश्यकता है। समाज का हर बच्चा पढ़ना लिखना सीखे, ये तो बेसिक है। जी।
लेकिन अगर कोई स्कूल बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दोपहर में थोड़ा अल्पाहार या स्नैक्स देने की व्यवस्था करता है तो उसे एक सुख सुविधा माना जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह रेल या हवाई सफर में यात्रियों को मुफ्त चाय या कॉफी देना बुनियादी जरूरत नहीं है, बल्कि एक सुविधा है जो सफर को सुखद बनाती है और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाती है। और बातों ही बातों में हम सुख सुविधा शब्द के अर्थ की गहराई में पहुंच गए। स्रोत बताता है कि अंग्रेजी का शब्द अमेनिटी लैटिन भाषा के अमेनस से निकला है। हाँ। इसका बहुत ही सरल और स्पष्ट अर्थ है जीवन को आसान बनाना, हमारी इच्छा पूर्ति की जो अवस्था है उसे सहज और आरामदायक बनाना। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प लकीर खींचता है प्राकृतिक आराम और परिष्कृत सुख सुविधाओं के बीच। प्राकृतिक सुख सुविधा वो है जो हमारे शरीर की सीधी और भौतिक मांग को पूरा करती है। जैसे पुराने जमाने की बात करें, लोग पीने के पानी के लिए कुआं खोदते थे, रस्सी से पानी खींचते थे और उसे मटकों में भरकर घर लाते थे। जी। ये प्यास बुझाने की एक बुनियादी प्राकृतिक जरूरत थी जिसे काफी मेहनत से पूरा किया जाता था। लेकिन फिर इंसान के दिमाग ने काम करना शुरू किया। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, विज्ञान ने तरक्की की। बिल्कुल। हमने नदियों पर बड़े जलाशय बनाए, पानी को साफ करने के प्लांट्स लगाए और पाइप या नल के जरिए वो पानी सीधे हर घर की रसोई तक पहुंचाना शुरू कर दिया। प्यास तो आज भी उसी पानी से बुझ रही है, लेकिन पानी पाने का जो तरीका है वो अब बहुत परिष्कृत यानी सोफिस्टिकेटेड हो गया है। एकदम सही। इंसान को अब तपती धूप में कुएं से पानी खींचने का शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, नल खोलते ही पानी हाजिर है। इसे ही परिष्कृत सुख सुविधा कहते हैं, जिसने इंसान के जीवन से शारीरिक संघर्ष को कम करके एक नई स्वच्छंदता ला दी है। और यहाँ पर यह स्रोत एक कदम और आगे जाता है और एक बहुत ही नई अवधारणा पेश करता है, अति प्राकृतिक सुख सुविधाएं, सुपरनैचुरल एमिनिटीज। हाँ, इस पूरी चर्चा का ये शायद सबसे अनोखा और विचारोत्तेजक हिस्सा है। ये सिर्फ हमारे शारीरिक आराम या नल से पानी आने के बारे में नहीं है, ये हमारे मानसिक तनाव, जिसे स्रोत में मानसिक उद्वेग कहा गया है, उसे कम करने के बारे में। हाँ, इस बात को भारत के किसानों के उदाहरण से क्या खूब समझाया गया है। जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारा ग्रामीण किसान हमेशा मौसम को लेकर कितना भारी मानसिक तनाव झेलता है। जी बिल्कुल। बारिश कम हुई तो धान की फसल सूख जाएगी, ठंड ज्यादा पड़ी या पाला गिर गया तो सर्दियों की फसल बर्बाद हो जाएगी। ये चिंता उन्हें चैन से सोने नहीं देती। तो स्रोत का ये मजबूत तर्क है कि विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग करके आम लोगों को इस लगातार बने रहने वाले मानसिक तनाव से बचाना ही असल में अति प्राकृतिक सुख सुविधा है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो समाज की जिम्मेदारी है कि वो नदियों के पानी को रोककर छोटे छोटे बांध बनाए ताकि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच सके और किसान बेफिक्र होकर सो सकें। स्रोत में तकनीक का एक बहुत ही शानदार और बारीक उदाहरण दिया गया है। सर्दियों में जब सरसों की फसल होती है और अचानक बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है तो फूल आने में दिक्कत होती है। जी। ऐसे में किसान क्या करते हैं? वे सरसों के खेतों के किनारे जली हुई लकड़ी का धुआं फैला देते हैं। उस धुएं की गर्माहट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से सरसों के पौधों में तुरंत फूल आ जाते हैं और उत्पादन बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक समझ है। हाँ, एक छोटी सी वैज्ञानिक समझ और तकनीक ने किसान की कितनी बड़ी दिमागी उलझन को सुलझा दिया। जब कोई व्यवस्था इस तरह की वैज्ञानिक सुविधाएं अपने लोगों को देगी, तब जाकर समाज में एक सच्ची और गहरी तृप्ति आएगी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब विज्ञान और तकनीक जीवन को इतना ज्यादा आसान बना देंगे, जब इंसान को खेती, पानी या सफर के लिए कोई भारी शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर मानव शरीर का भविष्य क्या होगा? सच कहूं तो स्रोत का ये हिस्सा पढ़ते हुए मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ था। स्रोत बहुत ही स्पष्टता से भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में जब जीवन इतना आसान हो जाएगा और जिंदा रहने का भौतिक संघर्ष लगभग खत्म हो जाएगा, तो इंसान की शारीरिक क्षमताएं काफी घटने लगेंगी। पुराने जमाने में लोग मीलों पैदल चलते थे, भारी वजन उठाते थे, लेकिन भविष्य में मशीनों के कारण ये सब जरूरी नहीं रहेगा। इंसानों का शरीर पहले के मुकाबले कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हमारी आंखें और हड्डियां भी पहले जैसी मजबूत नहीं रहेंगी। एक ऐसा समय आएगा जब शायद लगभग सभी को चश्मा पहनना पड़े और उम्र के साथ बहुत से लोगों को नकली दांतों का सहारा लेना पड़े। जी। हजारों सालों में इंसान का शारीरिक ढांचा बहुत बदल जाएगा। वो आज के मस्कुलर इंसान जैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन जो शारीरिक क्षमता हम खो रहे होंगे, उसकी भरपाई कहीं और हो रही होगी, और वो दूसरी बात बहुत ही ज्यादा आशावादी है।
हमारी शारीरिक क्षमता भले ही कम हो जाए, लेकिन हमारे मस्तिष्क का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। हमारी सोचने समझने की बुद्धि कहीं अधिक पैनी हो जाएगी और हमारा स्नायु तंत्र या कहें नर्वस सिस्टम बेहद जटिल और विकसित हो जाएगा। मनुष्य बहुत अधिक संवेदनशील, विचारशील और अंतर्मुखी हो जाएगा। हाँ। आसान शब्दों में कहें तो जो ऊर्जा पहले शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में लगती थी, वो ऊर्जा अब बौद्धिक क्षमता में तब्दील हो जाएगी। और यही बौद्धिक क्षमता आगे चलकर इंसान को आध्यात्मिक क्षमता के सबसे ऊंची शिखर तक ले जाएगी। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है। वो क्या? ये बौद्धिक विकास केवल और केवल इंसानों की बपौती नहीं रहने वाला है। स्रोत यहाँ नव्य मानवतावाद या न्यू ह्यूमनिज्म की एक बहुत ही खूबसूरत, विस्तृत और समावेशी अवधारणा हमारे सामने रखता है। जी हाँ, ये हिस्सा सच में दिमाग के तार खोल देता है। स्रोत कहता है कि ये पूरी धरती सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं है, ये उन तमाम जीव जंतुओं और वनस्पतियों की भी धरती है जो हमारे साथ यहाँ रहते हैं। बिल्कुल। स्रोत भविष्यवाणी करता है कि विकास का ये पहिया पशुओं और वनस्पतियों में भी लगातार घूम रहा है। सोचिए, आज जो बौद्धिक स्तर एक आम मनुष्य का है, स्रोत का अनुमान है कि आगामी 1000 वर्षों के लगातार विकास के बाद शायद बंदर उस बौद्धिक स्तर तक उन्नत हो जाएं। वे हमारी तरह सोचने और समझने लगें। इस बात को पुख्ता करने के लिए हाथियों का बड़ा ही रोचक तुलनात्मक उदाहरण दिया गया है। अफ्रीकी हाथी, जिनका दिमाग थोड़ा छोटा होता है, उन्हें पालतू बनाना या कुछ सिखाना बहुत मुश्किल होता है। जी। इसके उलट भारतीय हाथी, जिनके दिमाग का आकार थोड़ा बड़ा होता है और जो बौद्धिक रूप से ज्यादा विकसित होते हैं, वे इंसानों की बात जल्दी समझते हैं और उन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल। स्रोत का मानना है कि कुत्ते, गाय, बंदर जैसे जो जानवर हमेशा इंसानों के संपर्क में रहते हैं, उनमें भी धीरे धीरे बहुत गहरी मानसिक और भावनात्मक समझ विकसित हो रही है। और इसी तथ्य से भविष्य के समाज के लिए एक बहुत बड़ी और नई जिम्मेदारी पैदा होती है। आने वाले समय में समाज की जिम्मेदारी केवल इंसानों की जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं रहेगी। जिस तरह आज हम एक इंसान के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं, कल भविष्य के समाज को इन विकसित हो रहे जानवरों और पशु पक्षियों की न्यूनतम आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं की भी पूरी गारंटी लेनी होगी। ये तो बहुत ही अद्भुत विचार है। आज हम केवल इंसानों के लिए उत्पादन करते हैं, कल हमें समाज के एक अहम सदस्य के रूप में इन पशुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपना उत्पादन और अपनी व्यवस्था बढ़ानी होगी। ये प्रगतिकामी और नव्य मानवतावादी सोच समाज को एक बहुत ही समावेशी, दयालु और न्यायपूर्ण दिशा देती है। तो अब जब हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के अंतिम पड़ाव पर है, तो इस सब का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? जी। एक तरफ हम ये लगातार कह रहे हैं कि न्यूनतम आवश्यकताएं और अधिकतम सुख सुविधाएं समय के साथ लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, साइकिल से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से कार तक। बिल्कुल। लेकिन इंसान के मन में तो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। क्या इंसान की ये असीम इच्छाएं कभी पूरी हो सकती हैं? क्या हमारी ये भूख कभी शांत होगी? स्रोत इस बिंदु पर अर्थशास्त्र से उठकर एक बहुत ही गहरा और शानदार दार्शनिक निष्कर्ष निकालता है। देखिए, भौतिक और मानसिक जगत की संपत्ति चाहे हम विज्ञान के जरिए उसे कितना भी बढ़ा लें, अंततः उसकी एक सीमा है। हाँ, वो सीमित ही है। लेकिन इंसान का मन ऐसा है कि वो अनंत इच्छाओं का स्वामी है। और एक बहुत ही साधारण सा नियम है, एक सीमित दुनिया की चीजों से अनंत इच्छाओं की पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। सही बात है। हम आज एक कार खरीदेंगे, कल हमें उससे बड़ी कार चाहिए होगी, परसों कोई हवाई जहाज। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए जो सच्ची संतुष्टि है, जिसे स्रोत बहुत ही सुंदर शब्दों में अनंत क्षुधा की निवृत्ति कहता है, वो इस भौतिक या स्थूल जगत की चीजों में मिल ही नहीं सकती। तो फिर वो असीम संतुष्टि इंसान को आखिर कहाँ मिलेगी? वो संतुष्टि केवल और केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है। स्रोत इसे एक बहुत ही प्यारे रूपक से समझाता है, अणु और भूमा। आप अणु को एक छोटी सी पानी की बूंद मान सकते हैं, जो कि हम इंसान हैं, और भूमा को आप एक असीम अनंत महासागर मान सकते हैं, जो कि परम चेतना है। जी। जब वो छोटी सी बूंद उस विशाल महासागर में मिल जाती है, दोनों एक हो जाते हैं। केवल और केवल तभी उस बूंद की यानी इंसान की सारी भूख और सारी तलाश हमेशा के लिए खत्म होती है। वही उसकी परम शांति है। और यहीं पर, बिल्कुल इसी जगह पर, मुझे प्राउड जैसी व्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे शानदार लाभ समझ में आता है। जब कोई ऐसी प्रगतिशील व्यवस्था समाज में हर एक व्यक्ति की न्यूनतम जरूरतें बिना किसी परेशानी के पूरी कर देती है, तो इंसान के जीवन से वो जो रोजमर्रा का तनाव और संघर्ष है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
बिल्कुल सही पकड़े आप। स्रोत में उन दैनिक यात्रियों का बड़ा ही मार्मिक और जाना पहचाना उदाहरण दिया गया है जो सुबह 6 बजे अपने घर से निकलते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात 10 बजे बुरी तरह थक कर घर लौटते हैं। हाँ, वे ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपनी और अपने परिवार की न्यूनतम जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा करने के लिए? बिल्कुल। प्राउड व्यवस्था में जब विज्ञान और तकनीक की मदद से उनकी ये जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएंगी तो उनके कंधों से ये भारी बोझ हल्का हो जाएगा। और सोचिए, जब ये भौतिक संघर्ष कम होगा, जब इंसान को अपने कल के भोजन की चिंता नहीं होगी, तभी तो वो अपनी बची हुई सारी ऊर्जा और सारा समय अपने असली काम में लगा सकेगा। बिल्कुल। वो अपने बौद्धिक विकास, अपनी रचनात्मकता, कला और सबसे महत्वपूर्ण अपने आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान दे सकेगा। वो उस अनंत की खोज कर सकेगा जो उसे वो सच्ची और स्थायी तृप्ति दे सकता है जिसकी बात हम कर रहे थे। जी, ये पूरी चर्चा हमें ये गहराई से समझाती है कि किसी भी समाज या देश का लक्ष्य केवल संपत्तियों का बड़ा सा पहाड़ खड़ा करना या मशीनों का ढेर लगाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। साम्यवाद जैसी पुरानी प्रणालियों ने यही सबसे बड़ी गलती की कि उन्होंने इंसान को सिर्फ एक भौतिक शरीर मान लिया और केवल भौतिक समानता पर अपना सारा ध्यान लगा दिया, जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। हाँ? इसके विपरीत ये जो प्रगतिशील विचारधारा है, जो इस बात को मानती है कि जरूरतें समय के साथ बदलेंगी, जो समाज की भलाई करने वाली प्रतिभाओं का दिल खोलकर सम्मान करती है और जो नव्य मानवतावाद के जरिए सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि पशुओं, वनस्पतियों और पूरी प्रकृति को अपने परिवार में समेटती है, ये सच में हमें भविष्य की एक बहुत ही सकारात्मक और सुनहरी दिशा दिखाती है। किसी भी सुनने वाले के लिए ये बात बहुत मायने रखती है। आज की इस तेज रफ्तार और भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम सब बस ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाने की एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, ये चर्चा हमें एक पल रुककर सांस लेने और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। जी, समाज का लक्ष्य जीवन को इतना सुलभ, सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाना होना चाहिए कि धरती का हर एक व्यक्ति अपनी सच्ची रचनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता को पहचान सके। बिल्कुल। एक ऐसा समाज जहां सबके लिए न्याय हो, खुशी हो और बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की सकारात्मक ऊर्जा हो। और इस दुनिया को सभी के लिए खुशी और न्याय के साथ रहने लायक एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमें इस तरह की प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देना चाहिए। एकदम सही बात है। और इस प्राउड या प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी के बारे में और अधिक जानने के लिए प्राउड स्टडी सर्कल से जुड़ना एक बहुत ही बेहतरीन कदम हो सकता है। जी हाँ, और सभी प्रास मूवमेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोग इस सकारात्मक विचार से जुड़ सकते हैं। ये भौतिक सुख सुविधाओं का ये जो विस्तार है, मशीनों का जो विकास है, वो हमें अंततः एक ऐसे बिंदु पर ले जाने के लिए है जहां हम इस स्थूल और रोजमर्रा की दुनिया से थोड़ा ऊपर उठकर कुछ बहुत बड़ा, कुछ अनंत सोच सकें। बिल्कुल। इसी बात से जुड़ा एक अंतिम विचार मैं आज की चर्चा के अंत में सभी श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। इस पूरे विश्लेषण को सुनने के बाद एक पल के लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें, एक ऐसा भविष्य जहां इंसान की हर भौतिक, शारीरिक और रोजमर्रा की आवश्यकता को मशीनें और एक बेहद उन्नत न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अपने आप पूरी कर रही हैं। किसी को भी अपने पेट भरने या सिर पर छत के लिए कोई संघर्ष नहीं करना है। जी। ऐसे में इंसान के पास जो सारा समय बचेगा वो सिर्फ सोचने, महसूस करने और अपने भीतर झांकने के लिए होगा। वो वाकई मानवता के इतिहास की सबसे दिलचस्प स्थिति होगी। जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा जो हम सभी को एक साथ आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा, या फिर बिना किसी भौतिक संघर्ष और सर्वाइवल के दबाव के वो खाली समय हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट बन जाएगा, जहां हम जीवन जीने का अपना मूल उद्देश्य ही भूल बैठेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को अपनी जड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, तो इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस गहन चर्चा में हमने समाज, हमारे भविष्य और इंसान की असीम संभावनाओं को एक बिल्कुल ही नए और प्रगतिशील नजरिए से देखा। आगे भी हम ऐसे ही विचारों की परतें खोलते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।